हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ये रहा लेक्चर हमारा 4, जिसमें हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और जिसमें हम लोग देख रहे थे आपका आदिकाल हो चुका था हम लोगों का, जैसा कि आपने देखा है पिछली वीडियोज में। और इसमें भक्ति काल भी हो गया था, रीत काल भी हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें आधुनिक काल। आधुनिक काल के 4 भाग होते हैं। छायावाद पहला होता है, दूसरा आपका रहस्यवाद, तीसरा आपका प्रगतिवाद, चौथा होता है प्रयोगवाद और पांचवा होता है नई कविता। ठीक है, तो हम लोग इन पांचों को 5 भाग में हम लोग ऑलरेडी देखेंगे। ठीक है, तो चौथे भाग में हम लोग देखेंगे आधुनिक काल का पहला छायावाद देखेंगे। ठीक है, और आगे आने वाले 4 भागों में हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना। आई होप कि आपने पिछले वीडियोज़ को देखा होगा, तो अब आपको आगे की सारी वीडियोज़ समझ में आएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं छायावाद के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आधुनिक काल 1900 से लेके अब तक चल रहा। आधुनिक मतलब अभी मॉडर्न, अभी चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल 1900 से चल रहा है। ये 2024 आ गए तब भी अभी चल रहा है। ठीक है, तो आधुनिक काल है। आधुनिक काल में जो पहला आता है वो छायावाद है, जो कि 1920 से लेकर के 1935 तक माना जाता है। ठीक है, अब कहेंगे आप यहाँ 20 साल का गैप क्या है, तो कवि कवियों के अलग अलग विचार होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि बंगला में प्रतीकात्मक अध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा गया है। क्या? बंगला में प्रतीकात्मक अध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा जाता है। उसी के अनुकरण पर हिंदी में प्रचलित ऐसी रचना को छायावाद कहा जाने लगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार उन्होंने कहा, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त संदर्भ में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद होता है। यानी कि मानव अथवा प्रकृति, मानव के बारे में, मनुष्य, और प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधे जंगल के बारे में। ठीक है, सूक्ष्म में हो किंतु व्यक्त संदर्भ में हो, किंतु व्यक्ति को संदर्भ में रखा जाए। ठीक है, तो इसके आध्यात्मिक छाया जो होता है भाव, उसको छायावाद कहा जाता है। तो छायावाद का मतलब छाया से आप पेड़ पौधों की छाया समझ सकते हो, प्रकृति की, मानव की। तो मानव की छाया, परछाई होती है। तो ये सब चीज़ें मानव और प्रकृति को लेके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल, किंतु व्यक्त सौंदर्य जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें छायावाद की पहचान है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात आती है इसमें विशेषताएं। तो हम लोग विशेषताएं खैर देख लेते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसका मतलब क्या हुआ? द्विवेदी युगीन कविता में अत्यधिक स्थूलता, उपदेशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी, जिससे कविता नीरस बनने लगी थी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्थूल, यानी कि स्थिर हो गई थी कविताएं। ज़्यादा मनोरंजन नहीं रह गया था, ज़्यादा उसमें मारपीट नहीं रह गया था। भाई सब कुछ अभी आपने पीछे देखा, श्रृंगार रस की प्रधानता थी पिछले वाले लेक्चर में। उसके पहले आपने देखा, और कभी राजा महाराजा का समय था, कभी युद्ध चल रहा था, तो सभी में इंटरेस्टिंग था। लेकिन इसमें आते आते छायावाद में, आधुनिक में थोड़ी स्थिरता आ गई थी, जिससे बोरिंग लगने लगा था, नीरस। फलतः इसके प्रतिक्रियात्मक स्वरूप छायावादी कविता का जन्म हुआ, जिससे छायावादी कवि आने लगे। कैसे? दूसरा, व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव अथवा सुख दुख की अभिव्यंजना होती थी। कवि जैसे कवि के ऊपर जो जो बीतता था वो लिखता था, वो यानी अपने निजी अनुभव लिखने लगा। जैसे आजकल लोग ब्लॉग बनाते हैं, डेली ब्लॉग बनाते हैं, तो वैसे ही निजी अनुभव लिखने लगे और दुख सुख की व्यंजना बताने लगे। इनमें अहम भावना की अभिव्यक्ति, अहम मतलब अपने आप को सबश्रेष्ठ बताने लगे, किंतु इस अहम के स्व में सर्व समाहित हो गया। ठीक है, तो ये इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। और स्थूल मतलब स्थिरता आ गई थी कविताओं में। तीसरा, प्रकृति प्रेम। इसमें प्रकृति के बारे में प्रेम बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है ना, मैं आपको बताया कि मानव या प्रकृति। ठीक है, छायावादी कवि में प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हो गई। तो आप देखते थे किसी कोई कवि होता है जो प्रकृति के बारे में इतना मनोरम चित्रण करता है कि लगता है कि वो जंगल सामने है, उस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लगता है सामने, नदियों झरनों के बारे में बात कर रहे हैं। सही है ना। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा, प्रकृति के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ा गया। निराला की जूही की कली इसका उदाहरण है। पंत तो प्रकृति के ही कवि हैं। पंत है ना, सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो प्रकृति के बहुत अच्छे कवि हैं, वो प्रकृति के ही कवि कहा जाता है। यानी कि प्रकृति के ज़्यादा वर्णन, उनसे अच्छा वर्णन कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। निराला जी ने जूही की कली लिखा था, जिनमें कि सजीव चित्रण बिल्कुल उन्होंने कर डाला था।
चौथा नंबर प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण भी बहुत अच्छे से होता था इसमें। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और सहृदयता से साथ किया। नारी का सौंदर्य, अभी अपने पीछे देखा था रीत काल में नारी को केवल एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का साधन समझते थे। सीधा नाचा गाओ और खाना पीना खाओ, बस बनाना भी नहीं पड़ता था क्योंकि वहाँ पे बनाने वाले लगे रहते थे, सही है बस। लेकिन यहाँ पे नारी का सौंदर्य का वर्णन भी ज़्यादा जोरों से होने लगा और चित्रण बड़ी रुचि होने लगी। चित्र भी यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनने लगी थी काफ़ी लोगों की, ठीक है। कहीं कहीं आप जाओगे गुफाओं में जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनी रहती हैं, कभी नारी की, कभी कवियों की, कभी कुछ राजाओं महाराजाओं की, सही है ना। तो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो प्रेम सौंदर्य का चित्रण भी इसमें मिलता है छायावाद में। खैर आगे चलते हैं। ये तो 4 हमने विशेषताएं देखा और 4 विशेषताएं काफ़ी हैं और हम लोग देखते हैं उनकी रचनाएं और कवि। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छे हैं, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये जो 4 है ना ये प्रमुख कवि हैं। यही 4 कवियों के मत्थे तो छायावाद पूरा चला है, समझ रहे हो ना। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, हम आपको बता देते हैं। जैसे छायावाद के कवि बहुत ज़्यादा आता है तो हम लोग याद करते थे पंत प्रसाद, निराला वर्मा, ये कवि 4 और इसको एक लाइन हमको भूल रहा, पंत प्रसाद, निराला वर्मा, ये है छायावादी की, पता नहीं स्तंभ कुछ करके ऐसे होते थे, इनको कहा जाता था 4 स्तंभ कहा जाता है। जैसे किसी भाई मंदिर के ले लो, किसी भी बिल्डिंग के ले लो, 4 स्तंभ होते हैं चारों कोनों में, तो वैसे ही ये 4 लोग होते थे, छायावाद की स्तंभ इनको माना जाता था। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि छायावाद के स्तंभ कवि कौन कौन है, तो पंत प्रसाद, निराला। पंत का मतलब होता है सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद, निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है, वर्मा का मतलब महादेवी वर्मा। ये 4 महाकवि हैं, ठीक है, जो कि छायावाद के हैं। अब 5वां रामधारी सिंह दिनकर, ये कम नहीं है लेकिन उनसे थोड़ा कम है। तो इनकी कविताओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा, लहर, झरना, आंसू, आंसू ज़्यादा फेमस है, कामायनी बहुत फेमस है। सुमित्रानंदन पंत का वीणा, बल्लाव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धोली बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल। तो ये वीणा है, ये चीज़ें इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी ने लाना है, परिमल, अनामिका बढ़िया इन्होंने लिखा था, नए पत्ती लिखा था। महादेवी वर्मा ने इसमें लिखा है, जैसे दीप शिखा बहुत अच्छा इनका था, रश्मि नीरजा बहुत अच्छी इनकी रचना थी, है ना। तो कुछ इनके बहुत अच्छे थे। जैसे रामधारी सिंह का रेणुका हुंकार बहुत गजब की थी, है ना। आप जब कभी पढ़ेंगे इनके बारे में तो जानेंगे, हमने कभी आपको लेते हैं हम भी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अन्य कवि भी दिया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी है, भगवती चरण वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी, आपने जरूर आपके हर एक कक्षा में माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना होती है। मुकुटधर पांडे जी हैं, तो ये भी हैं, ठीक है। लेकिन मेन यही 4, ठीक है ना। तो ये रहा छायावादी के बारे में। और आगे आपका छायावादी नहीं है, अब तो खैर ये हमने देख लिया। अब आगे हम लोग रहस्यवाद को देखेंगे। अगला B नंबर है रहस्यवाद, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने देखा छायावाद बहुत ही आसान है, बहुत सरल तरीका से हमने आपको बता दिया है। आपको इनको 4 विशेषताएं और 4 कवियों के नाम जरूर, इनकी 2-2 रचनाएं आपको कोशिश करना है। बार बार जब सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। आयोग की आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है। और कमेंट लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप 2 मिनट बाद कर लें चाहे दूसरे दिन कर लें, लेकिन लाइक कमेंट जरूर करें, इससे हमें पता चलता है कि आपने देखा और आपको पसंद आ रहा, तो हम और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जो काम की चीज़ है उसको लिख लें अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, पेपर आपका पास में है। तो चलिए खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।